दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, वह तमाम तरह के वीडियो के द्वारा, फुटेज के द्वारा, फोटो के द्वारा सामने दुनिया के आ रहे थे कि किस तरह तबाही के मंजर ईरान और इजराइल दोनों देशों में थे। चाहे किसी में ज्यादा थे, किसी में कम थे, वो अलग बहस का विषय है, कौन किस तरह से किसका अनुमान लगाता। लेकिन इतना तय है कि युद्ध तो लगातार तबाही के मंजर पेश कर रहा था, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एंट्री भी होती है, और साथ ही रशिया और चाइना की जो कूटनीति अलग से ईरान के साथ जो दिखाई दी, उसने कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका में दबाव बढ़ाया। तो इसी का परिणाम था क्या कि सीज फायर का जो कोशिश थी अमेरिका के द्वारा, वह कहीं ना कहीं साकार हुई, सामने आई। और जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, और दुनिया के स्तर पर अगर पूरे युद्ध को देखें और सीज फायर की घोषणा को देखें, इसके क्या कूटनीतिक मायने हैं, और इससे जो शक्ति संतुलन एक नए सिरे से दुनिया में उभरता दिखाई दिया ईरान का, उसके पीछे पूरी जो पटकथा इस समय लिखी गई है, पूरे ईरान और इजराइल के युद्ध के पीछे, उसके पीछे क्या कहानी थी, और इसी सीज फायर के पश्चात क्या वास्तव में कुछ शांति स्थापित होगी मिडिल ईस्ट के अंदर, या ये कुछ दिनों की शांति है, इसके बाद फिर दोबारा से कुछ नए सिरे से एक आक्रमण एक दूसरे के ऊपर दिखाई देगा, या वास्तव में शांति की तरफ दोनों देश अग्रसर होंगे। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल है, हरिशंकर जोशी जी। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का सर अपने मंच पर। अरे प्रभु जी, तो क्या लगता है आपको, जो सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है, हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सैनिक संघर्ष हुआ था, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की थी, और यहाँ भी ईरान और इजराइल जो युद्ध चल रहा था, हालांकि अमेरिका भी दखल था, सीधे तौर पर अमेरिका भी शामिल हो गया था अपने B2 बम गिराकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा इस सीज फायर को लेकर यहाँ भी सबसे पहले आई। इसके क्या मायने आप देखते हैं, और क्या शांति वास्तव में इस मिडिल ईस्ट के अंदर हो पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप को टांग अड़ाने और श्रेय लेने की बहुत मतलब जो आदत है वो लगातार दिखाई दे रही है। भारत के मामले में भी यही हुआ था कि उन्होंने सीज फायर कराया था, और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, और एक बार नहीं 12-14 बार रिपीट किया, जबकि हमारे यहाँ की सरकार कह रही थी कि अमेरिका का उसमें कोई लेना देना नहीं है। खैर, वो एक अलग मसला है। इधर हम बात करने के लिए आए हैं आज ईरान और इजराइल युद्ध की, जिसमें अमेरिका भी भागीदार बन गया, प्रत्यक्ष भागीदार बन गया था, क्योंकि अमेरिका ने अपने B2 बम्बर्स वहां न्यूक्लियर जो ठिकाने थे, जो परमाणु संयंत्र थे, उन पर गिराए थे, हमला किया था, तो इसलिए वो सीधा था। अब यहाँ देखने की एक बहुत बात यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, वो भी ट्रंप को। दो बातें हो सकती हैं इसमें। एक तो यह है कि कुछ ही देर पहले जब ये घोषणा ट्रंप ने की, घोषणा क्या की उन्होंने, ट्रुथ एक सोशल साइट है अमेरिका की, उस पर उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी। और उससे पहले कतर में अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी ईरान की तरफ से। हालांकि वो बहुत फ्रेंडली टाइप का मैच था। फ्रेंडली टाइप का मैच इसलिए कहता हूं क्योंकि वो कतर को बता दिया था कि हम मिसाइलें दागने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे विदेश मंत्री ने बता दिया था पाकिस्तान को कि हम ठिकानों पर आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो लेकिन ईरान का यहाँ मकसद ये था, देखो हम तुम्हारे खाड़ी में, मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो भी आपके ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वो हमारी जद में है। हम उन पर लगातार आक्रमण कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मत भूलना कि हम कमजोर हैं। और ईरान ने अपनी जो ताकत है, खासतौर से जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसकी क्षमता है, उसका परिचय उन्होंने इस युद्ध में करा दिया पूरी दुनिया को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान के पास में इतनी मिसाइलें होंगी, तरह तरह की मिसाइलें होंगी, और वो इतनी घातक और मारक होंगी। इजराइल को ये घमंड था कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कोई ब्लॉक नहीं उससे कर सकता, उसे कोई भेद नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। और ईरान की मिसाइलों ने उसे आयरन डोम को तहस नहस कर दिया, कई बार किया। इधर ईरान के पास हथियार खत्म हो रहे थे और उसे नई आपूर्ति चाहिए थी,
अब कितना अमेरिका दे रहा था, कितना हाथ खींच रहा था, ये दोनों देश जानते होंगे। ये बातें बाहर नहीं आती हैं, साफ तौर पर नहीं आती हैं। कुछ किस्से, कुछ गप्पे, कुछ सूत्र ये काम करते हैं। तो ईरान ने लगातार जो मिसाइलें फेंकी उस, और ईरान का भी नुकसान हुआ क्योंकि इजराइल ने हमला किया था और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार दिया। मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले का ये अपडेट आया है, सार्वजनिक हुआ है, हालांकि सोमवार की रात की ये घटना है। एक और साइंटिस्ट की इजराइल ने हत्या कर दी। और उधर एक आपने देखा है कि ईरान ने करीब 14-15 मिसाइलें दागी हैं इस घोषणा के बाद। तो क्या सीज फायर हो गया है? क्या ये सही में सीज फायर हो गया है? अभी इस पर बहुत सवालिया निशान है। जब तक 12-24 घंटे नहीं निकल जाते तब तक कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो मिसाइलें दागी, हो सकता है कि उसका प्रोग्राम पहले से सेट करके ईरान के जो विशेषज्ञ हैं, सेना है, उन्होंने कर रखा हो पहले से ही। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बटन दबाया और वो सीधा उड़ती हुई चली गई। उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, मिसाइल की टाइमिंग लगाना पड़ता है, उसे कहाँ जाना है ये बताना पड़ता है, उसमें अक्षांश देशांतर भरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस में हो और घोषणा के बाद वो चली गई हो। इसमें इजराइल के 4 लोग कम से कम मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। उन जो आज सुबह इस घोषणा के बाद मिसाइली अटैक हुआ है। दूसरी तरफ एक चीज और ध्यान देने की है कि अमेरिका ने हमला किया और सीधा हमला किया न्यूक्लियर प्लांट पर। और ईरान बार बार कह रहा था मैं मिसाइलें नहीं, मैं परमाणु हथियार नहीं बना रहा, और ईरान के पास परमाणु हथियार निकले भी नहीं। अगर होते और हमला सटीक था तो वहां रेडिएशन फैलता, रेडिएशन नहीं फैला। इसका मतलब कि वो जो हमला था वो कुछ बिल्डिंगों को, कुछ इमारतों को, कुछ पहाड़ियों को नुकसान पहुंचा के और अपना एक सैटेलाइट इमेज लेकर चला आया और वो वहां से पार करके अमेरिका चले गए और हो गया जय अमेरिका, ग्रेट अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ। नुकसान मतलब इजराइल और अमेरिका को कि रूस ने, चीन ने और बहुत सारे देशों ने ये पेशकश कर दी कि हम तुम्हें दे रहे हैं परमाणु हथियार। यानी कि परमाणु हथियारों की खेप जो है, कुछ तो खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि चीन की खेप पहुंच गई है, वहां पे पहुंचने वाली है। और तो अब ईरान अपने अगर परमाणु हथियार बनाता, या उसने बना रखे हैं या क्या है जो भी है, लेकिन वो संपन्न था या नहीं था, लेकिन अब अमेरिका ने उसे परमाणु हथियारों से संपन्न देश कर दिया, क्योंकि दुनिया के तमाम देश उसे ये मदद देने को तैयार। ये बात एक है। दूसरा ये है कि खबर ये आ रही थी कि इजराइल में त्राहिमाम हो रहा है। इजराइल की जनता लगातार सड़कों पर आ रही थी और अमेरिका की भी जनता सड़कों पर आ रही थी। अमेरिका की जनता युद्ध को रोकने के लिए और खाड़ी युद्ध में न कूदने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। तो इजराइल की जनता त्रस्त होकर वो बार बार ये अपील कर रही थी, ईरान हमें माफ कर दो, ईरान नेतन्याहू को माफ कर दो, और वो बख्श दो मतलब टाइप का उसका प्रदर्शन था। यानी कि इजरायली जनता बहुत प्रसन्न नहीं थी, बहुत त्रस्त आ गई थी और बंकरों में रहते रहते उसका बुरा हाल हो गया। तो बंकर में लगातार बने रहना, लगातार सायरन बजना, ऐसी स्थिति इजरायलियों ने कभी ना सोची थी, ना कभी कल्पना की थी। ना ये कल्पना की थी कि उनका आयरन डोम और उनकी श्रेष्ठता की जो कहानियां, किस्से परी कथाओं की तरीके से सुनाए जाते रहे हैं, वो भी एक मिनट में धूल धूसरित हो जाए। तो ऐसा हो गया प्रशांत जी, और आपके सामने है। अब ये बात दीगर है कि ट्रंप ने कहा हो कि आप चुप बैठ जाओ इजराइल से और कोई हमला नहीं होगा, दबाव डाला हो, क्योंकि अमेरिका का ही सब खाता पीता है, टॉमी है उसका। तो वो
उसे चुप करा के और फिर ये समझौता की घोषणा की हो। लेकिन इस बीच वार्ता हुई है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो कतर ने मध्यस्थता की है, और ये मध्यस्थता कतर ने खामनेई और ट्रम्प के बीच में बातचीत भी कराई है, ऐसी ऐसी खबरें उड़ रही हैं। अब वो पुख्ता खबरें, प्रमाणिक खबरें हैं, ये कुछ अभी नहीं है, लेकिन ऐसा जानकार लोग बता रहे हैं ऐसा हुआ है। अब जो भी हुआ, तीसरा एक कारण और है, ट्रम्प साहब का एक पालतू है, टॉमी है, आतंकी देश पाकिस्तान, और वहां का सबसे बड़ा आतंकी जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको ट्रंप ने भोज पर बुलाया था। उसने कहा कि युद्ध रुकवाने के लिए, भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप साहब ने जो दुनिया में शांति स्थापित की है, इससे पूरी दुनिया में अशांति आ सकती थी, मानवता को खतरा हो सकता था। इसलिए ट्रंप साहब को जो है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाना चाहिए। सर, टॉमी दुम मिलाएगा, वो कुछ अच्छी कलाबाजियां दिखाएगा, तभी तो मालिक उसके 2 रोटी डालेगा मुंह में। तो वो बिल्कुल टॉमी है। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है बिहेवियर देखकर, जो अगर आप बिहेवियर एनालाइज करें तो ट्रम्प जो है वो चापलूसी पसंद व्यक्ति है, और वो आज सुबह कुछ बोलते हैं, कल सुबह कुछ बोलते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो क्या बोले थे, क्या बोले हैं, क्या बोलेंगे, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में एक युद्ध और रुकवा दिया है उन्होंने। अब पहले युद्ध कराओ, फिर युद्ध रुकवाओ, और फिर नोबेल के लिए दावेदारी करो। वो भी आपके टॉमी करते रहेंगे, और उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। अब जिंदगी में क्या चाहिए, आप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए, एक बार नोबेल पुरस्कार और मिल जाए तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो ऐसी इच्छाएं हर किसी में होती हैं। ऐसी इच्छाएं हमारे यहाँ के ट्रंप में भी हैं और वहां के ट्रंप में भी हैं। दोनों मतलब नॉन बायोलॉजिकल बातें करते हैं। तो इस तरह से ये युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ये युद्ध विराम कितना टिकेगा, ये कहना थोड़ा सा मैं अभी जल्दबाजी मानता हूं कि ये कितना टिकेगा। क्योंकि विदेश मंत्री हैं वहां के अब्बास अरागवी, उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से ईरानियों पर गैर कानूनी हमले हुए, अगर इजराइल रोक देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और ईरान पहले दिन से कह रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर इजराइल पहले रोक दे तो हम रोक देंगे। और इजराइल जो है वो अपने ऐंठ में था, वो उस तरीके की उसकी स्थिति थी जैसे उड़द की दाल होती है हमारे यहाँ, उसमें जितना पानी डालो उतना ऐंठती चलती है। तो उतना ही ऐंठ रहे थे ट्रम्प साहब भी और इजराइल भी। तो अब ईरान ने उन्हें मतलब पानी डाल के ही पतला कर दिया है। ये अब स्थिति है, आगे की स्थिति पर नजर हमें रखनी होगी क्या होता है। और ये बात तय है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, पर आत्म रक्षा जरूरी है। और व्यक्ति को कायरों की तरह नहीं बल्कि स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह चलना चाहिए। ये बात ईरान ने समझा दी है। और ईरान उतना ताकतवर निकला जिसकी कल्पना पूरी दुनिया को नहीं थी। खामनेई ने एक बात कही है कि हम लोग मतलब ईरान के लोग आत्मसमर्पण करना जानते ही नहीं। तो आत्मसमर्पण वो नहीं करेंगे, स्वाभिमान के साथ लड़ते हुए वो जिंदा रहें या मर जाएं इसकी उन्हें परवाह नहीं। ये बात ईरान ने बता दी। और ईरान का इस वक्त हाथ ऊपर है। ट्रंप ने घोषणा की है, हालांकि उसकी घोषणा में ये है कि पहले ईरान सीज फायर करेगा, फिर उसके 6 घंटे बाद वो करेगा, फिर 12 घंटे का में ये होगा। एक वो पूरा की पूरा एक थ्योरी बना के दिया, उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं। इजराइल करेगा हमले तो उसे जवाबी हमले उसको सहने होंगे। और ऐसा नहीं है कि नुकसान ईरान का हुआ है, नुकसान इजराइल का भी हुआ है। युद्ध होता है तो नुकसान मानवता का भी होता है।
कुछ बिल्डिंगों का, कुछ इंसानी जानों का भी नुकसान होता है, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, वो हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। अब कहीं से जैसे इजराइल से संख्या कम आ रही है, ईरान की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है। उसका कारण है कि ईरान के लोग खुली सड़कों पर घूम रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, हवाई जहाज ऊपर मंडरा रहे हैं, उसके बाद भी वो जिरारी के साथ वहां पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर अगर कोई जनाजा निकल रहा है, तो अगर किसी सैनिक का जनाजा या साइंटिस्ट का जनाजा है, तो शहर में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा शहर उमड़ा हुआ है, हाथों में फोटो है, महिलाएं बुर्का पहनकर वहां पर आई हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल में स्ट्रेचर पर मृतक के शरीर को अकेले खींचते हुए देखे गए हैं लोग। तो ये चीजें दोनों तरफ के दिखाई देती हैं। अब इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, वहां पे सेंसरशिप भी है, वो अभी पता नहीं चलेगा। अभी मलबे भी पड़े हुए हैं, मलबे में से उन्होंने निकालने की कोशिश की है या नहीं की है, या क्या किया है, अपना नुकसान वो कम करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल की जनता का ये हाल था कि वो वहां से भाग जाना चाहती थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था भागने का, सारे बॉर्डर बंद। तो अब इस सीज फायर का आप स्वागत करिए और आकलन करिए कि क्या खोया क्या पाया। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि ये तो सीज फायर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या खोया क्या पाया। तो तबाही के मंजर दोनों देशों में, दावा अलग हो सकता है, जैसे आपने कहा कि न्यूज पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है, धीरे धीरे सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किसने क्या खोया क्या पाया, कितनी तबाही किसके देश में हुई है। तबाही तो युद्ध तो तबाही का मंजर पेश करता है, इसके अलावा और क्या करता है युद्ध। लेकिन बात ये आती है निकल के कि क्या वास्तव में शांति स्थापित होगी मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से ईरान और इसराइल का युद्ध ये लगातार आगे बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है वह भी बहुत सारे सवालों के घेरे में, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर, अमेरिका की भूमिका को लेकर। और जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैच भी दिखाई दिया अमेरिका और ईरान के बीच में, जिस तरह से अमेरिका के द्वारा जो वहाँ के न्यूक्लियर जो ठिकाने थे ईरान के, जिस जगह पे उन्होंने बम गिराए वो वैसे खाली थे, वहां पर कुछ नहीं था, जो न रेडिएशन की खबर सामने आ रही निकल के, ना कोई ऐसा समाचार सामने आया कि इसराइल ईरान का बहुत बड़ा कोई न्यूक्लियर नुकसान अमेरिका ने किया है। उसी तरह से ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की अमेरिका के बेस पर, जो कतर के अंदर या दूसरी जगह, उन्हें बता के की, एक सिंबॉलिक एक तरह से कहा जाए। तो क्या कुछ पकड़ा था अंदर ही अंदर पहले से ही, कुछ इस तरह की खिचड़ी पकड़ी थी कि सिंबॉलिक तरीके से एक दूसरे पर हमला किया जाए, और इसराइल भी जो अमेरिका का पालतू एक तरह का अमेरिका ही बनाया हुआ है, सारा अमेरिका ही खाद पानी देता है इसराइल को। तो क्या अमेरिका की रणनीति किस तरह की आप देखते हैं पूरे संदर्भ के अंदर, पूरे इसके युद्ध के अंदर, क्या लगता है? अमेरिका अपने हितों की सोचता है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है जो उसका हित साध सकते हो, उसके महत्वाकांक्षाओं की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। इजराइल उसने एक उसका पिट्ठू है, क्योंकि इजराइल आज जहां भी है, जिस भी हालत में है, वो अमेरिका और यूरोप की देन है। और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके ये इजराइल बना था और यहूदियों को वहां पर बसाया गया था। बहुत काबिल कौम है, बहुत योग्य हैं, बहुत दिमागदार हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन बहुत क्रूर कौम है। ये बात हमें गाजा में दिखाई देती है कि ऐसी क्रूरता तो हिटलर ने भी नहीं की होगी, कि बच्चों को, जो बच्चे खाने के लिए भाग रहे हैं, रोटी के लिए, अन्न के लिए, जो लोग कटोरा लेके भाग रहे हैं, उन पर गोलियां चलाकर आप ताबड़तोड़ आपके सैनिक मार देते हैं। ऐसे दृश्य सामने आए जब इजराइल में सायरन बज रहे थे और वहां जो कर्मचारी या मजदूर यहाँ से काम करने गए हैं दूसरे मुल्कों से, जिसमें भारत भी शामिल है, तो इजरायली लोग बंकर में घुस रहे थे, और वो जब बंकर में घुसने लगे तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे कि तुम बाहर निकलो। तो जो सेल्फिशनेस है और जो वो है, वो तो इजराइल में कूट कूट कर भरी हुई। दूसरी बात अमेरिका की है। अमेरिका दरअसल अब इराक और तमाम सारी जगह प्रयोगशालाएं अपनी बना चुका, और वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, और वो अपना एक पिट्ठू राज वहां पर स्थापित करना चाहता है, ऐसा जिससे वो वहां पर अपनी सैनिक ठिकाने बना सके, और वहां से फिर वो रूस और चाइना को टारगेट कर सके।
भारत को टारगेट करने के लिए उसने पाकिस्तान को वहां पर खड़ा कर रखा, और वहां से वो चाइना को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो है कि वो हिज मास्टर बॉयज तो नहीं है, वो जो रोटी देता है उसी के सामने दुम मिलाने लगता है। तो वो चाइना से भी खा रहा है और अमेरिका से भी खा रहा है, दुम मिला रहा है, और दिखाने के लिए वो कह देता है कि हम इस्लामिक मुल्क ईरान के साथ हैं, जबकि आप शाही भोज कर रहे हैं जंग के दौरान, वहां पर आप कैसे साथ हैं आप जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खोई हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इस जंग में पाई हैं। इस जंग के ये जंग दूसरे जंगों से थोड़ा अलग है, और ये सीज फायर जो हुआ है ये तो बहुत ही अलग है। ये देखिए, ईरान के जो इलाका है हरमुज जल संधि है, उसको बंद किए जाने के फैसले के बाद पूरे दुनिया में सन्नाटे छा गए, दुनिया में होश उड़ गए, दुनिया पूरी परेशान हो गई कि ये क्या होगा, और अमेरिका भी परेशान हुआ। तो अमेरिकी सैनिक अड्डे पर इसके बाद ईरान की जो मिसाइलें गिरी, वो भले ही कैसी, मैंने कहा कि वो एक फ्रेंडली फाइट मुझे लगती है, लेकिन ईरान ने इतना तो बता दिया कि तुम सब मेरे निशाने पर हो और मैं जब चाहूं तब तेल बंद कर दूंगा, यहाँ से दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। तो ये बहुत सारे कारण थे, और 12 दिन युद्ध चला। इस 12 दिन में हासिल क्या, किसको क्या हासिल हुआ? देखिए, अगर ईरान की बात करें तो ईरान को, वैसे ईरान की नैतिक जीत मानता हूं, उसका ईरान की एक नैतिक जीत हुई है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, और मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुस्लिम वर्ल्ड कह सकते हो आप, जिसे इस्लामिक वर्ल्ड जो है, उसमें उसका सम्मान बढ़ा है। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री जो है वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, लेकिन ये बात सही है कि ईरान की नैतिक जीत आप इसे कह सकते हो। ईरान झुका नहीं है, ईरान बराबर से लड़ा है, और उसने अपनी ताकत दिखाई है, और हेकले निकाल दिए उसकी इजराइल की, ये उसकी उपलब्धि है। इजराइल का दशकों से कई सालों से, दसियों सालों से ये दावा था, ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था कि उसको कोई भेद नहीं सकता है, वो अवैध है, उसका आयरन डोम जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसके बारे में तो कोई तबाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन उसका ये जो आयरन डोम था, आयरन डोम की तरह, आयरन डोम तो ढहा, उसके साथ में इजराइल का गुरूर भी ढह गया। तो इजराइल की जो हेकड़ी थी वो भी निकल गई, उसका गुरूर भी ईरान ने पस्त कर दिया। ये ईरान की एक, मैं मानता हूं कि उसकी जीत है। दूसरा, वहां के जो शासक हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, और वहां के सुप्रीमो भी हैं, सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामनेई, वो उनके खिलाफ ईरान में बहुत सारे चीजें चल रही थी, उनके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े थे, लेकिन वो अंदर और बाहर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। अब ईरान एक हो गया, और अयातुल्ला खामनेई को उसने ताकत दी, उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, आस्था जताई, और उसे समझ में आ गया कि हम अगर घर में लड़ेंगे तो इजराइल जो है वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर फिर से अस्थिरता फैलाएगा। क्योंकि अगर ईरान के अंदर जासूस ना होते, मोसाद के लोग ना होते, वो कहाँ से आए थे? ईरानी ही थे। वो अगर क्या कहते हैं होंगे तो तबाह ईरान होगा, तबाह तेहरान होगा, तबाह ईरान के मुल्क होंगे। तो ये बात उसकी समझ में आई, तो खामनेई मजबूत होकर उभरे हैं। दूसरा ये है कि नेतन्याहू को अगर आप उधर की तरफ देखें तो नेतन्याहू पहले ही घरेलू राजनीति में बहुत लोकप्रिय नहीं थे, वो बहुत कमजोर होते जा रहे थे, और उनकी सत्ता को लगातार खतरा बना हुआ था। ये खतरा और बढ़ जाएगा, और वो ज्यादा कमजोर हुए हैं ईरान से लड़ने के बाद। और देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट, ये नारा है अपने ट्रम्प अंकल का, तो वो उसमें भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में भी डेंट पहुंचा है, क्षति पहुंची है।
और उसमें भी विभाजन हुआ है। और अगर इसी तरीके से आप देखें तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब जारी रहेगा। अमेरिका का बंकर बस्टर ऐसा नुकसान उसमें नहीं कर पाया है जिसे भरा नहीं जा सकता। और नाटो का भी आपने देख ही लिया, दशकों से नाटो अमेरिका की लड़ाइयां लड़ रहा था, लेकिन इस बार वो थोड़ा शिथिल दिखाई दिया और अमेरिका और इजराइल के साथ वो नहीं आना चाहा, उसने नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं। तो चीन बड़ा व्यापारी बन के उभरा है, तो इस तरह की जो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, नाकामियां हैं, वो सबक हैं, वो आपको देखने को मिले हैं। ये पाकिस्तान का चलो पूरी गल्फ कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक देश जो है, उसमें पाकिस्तान पावर सेंटर माना जाता रहा अर्थव्यवस्था के दौर पर, नहीं एक सामरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि परमाणु बम उसके पास है, परमाणु शक्ति उसके पास है कहीं ना कहीं, तो एक पावर सेंटर उसे इस्लामिक कंट्री के अंदर माना जाता रहा। तो वर्तमान जो हालात पैदा हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें क्या ईरान उस चीज को रिप्लेस कर सकता है? ईरान का पावर सेंटर के तौर पर स्थापित हो सकता है पूरी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं, ईरान पावर सेंटर है, हो सकता नहीं है। ईरान पावर सेंटर है, ईरान पावर है, ईरान शक्ति है, ईरान ताकत है, और उन्होंने दिखा दिया। वो खामनेई का ताजा बयान है, वो आप देखेंगे तो उसमें उसने साफ कहा है खामनेई ने कि आत्मसमर्पण करना हम नहीं जानते, हम लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कहा। और वर्तमान जो हालात है, मैं बता भी ऐसा रहे हैं कि कहीं ना ईरान ने जो इजराइल का जो युद्ध हुआ है उसमें ईरान को कहीं ना कहीं उनका हाथ ऊपर रहा है। तो ये तो आने वाले समय पता चलेगा जो सीजफायर जो घोषणा हुई है वह कितनी कारगर साबित होती है, क्या शांति वास्तव में स्थापित होती है, या कुछ ना कुछ तनाव अलग तरह से निकल कर सामने आएगा। इन सब बातों पर आने वाले समय में जवाब मिलेंगे। और इन शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार सर। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जोड़ दबाएं, जिससे संवाद इंटरनेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।